दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th के चैप्टर 1 की पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे, आगे हम बात कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, अर्थात मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में मानव का प्रकृतिकरण में क्या हुआ था कि जो हमारा मानव था वो क्या था, प्रकृति पर निर्भर था, कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन नेचर। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन नेचर। तो इसी को क्या कहा गया था, मानव का प्रकृतिकरण। मानव प्रकृति पर निर्भर था, अर्थात मानव प्रकृति के अनुसार जीता था, प्रकृति के अनुसार बहन करता था। मानव का प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जो हमारा मानव है वो बात कर रहे हैं कब की, जब प्रारंभ के समय की। तो मानव क्या था कि प्रकृति में ही रहता था, अर्थात जंगलों में ही रहता था, जंगलों की खाद्य वस्तुओं पर ही निर्भर करता था। वो घरों में नहीं रहता था, वो वस्त्र नहीं पहनता था, वो पत्तों के बस पहनकर उन्हीं से काम चलाता था। वहीं पर लकड़ियां कंद मूल खाकर अपना काम चलाता था। उसी को क्या कहा गया है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंस। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या हिंदी में कहें तो पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसमें याद रखिए कि ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, मानव प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। तो एक समय ऐसा आया कि मानव ने अपने आप को पहचाना और उसने देखा कि वो समय मिलने पर अब प्रकृति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को आरामदायक बना सकता है। क्लियर? तो उसने क्या किया कि वो इंडिपेंडेंट होने की सोचने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आवास बनाए। लेकिन आवास बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती, वो जंगलों से मिली। अगर ईंट का घर भी बन रहा है तो ईंट के लिए मिट्टी कहाँ से मिली, वो भी नेचर ने प्रोवाइड की। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में या प्रकृति का मानवीकरण में सिंपल इतना कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन ने नेचर की जो थिंग्स हैं या चीजें हैं उनका यूज करके उनको बदल दिया, क्रिएशन किया और उनका इस्तेमाल करने लगा। इसी कॉन्सेप्ट को संभववाद या पॉसिबलिज्म कहा जाता है। क्लियर? तो पॉसिबलिज्म क्या है, नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करके उनका उपयोग करना पॉसिबलिज्म या संभववाद कहलाता है। क्लियर? तो अगला है हमारा नियो डिटर्मिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म। ठीक है, अर्थात नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो जब देखा कि जो पहली वाली अवस्था थी, कौन सी, मानव का प्रकृतिकरण, वो बहुत आदिम थी। ठीक है, वो पूरी तरह से हमारा जो मानव है किस पर निर्भर था, प्रकृति पर। लेकिन जो दूसरी थी, कौन सी, हमारी ये संभववाद वाली व्याख्या जिसमें प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, इसमें क्या हो गया कि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा विनाश कर दिया, जंगलों का सफाया कर दिया। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ग्रिफिथ टेलर, एक भूगोलवेत्ता, एक ज्योग्राफर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम था नव निश्चयवाद, रुको तथा जाओ निश्चयवाद की धारणा, न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या कहा उसने कि जब हमें क्या करना है कि हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन थोड़ा रुक के, हमें पहले डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें थोड़े समय रुकना है ताकि प्रकृति क्या है अपने आप को रिकवर कर ले। और इसी को हमने नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट कहा। ये किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने। क्लियर? और उसके बाद है हमारा चौथा, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक थॉट्स। ठीक है, तो इसके बाद भूगोल में 3 विचार उत्पन्न होते हैं। एक था हमारा ह्यूमनिस्टिक थॉट्स यानी वेलफेयर। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मानव को बताया गया कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे हाउसिंग, ठीक है, एजुकेशन
एंड हेल्थ, इन तीनों के विचार पर क्या किया गया, विचार किया गया है, इनको कैसे अच्छा किया जाए। तो यही वाला जो थॉट्स है इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक थॉट्स या वेलफेयर थॉट्स। क्लियर। और जो हमारा इसको हिंदी में कहते हैं कल्याण परक और मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा, कल्याण परक विचारधारा में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के ऊपर चर्चाएं की कि इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। और हमारा फिफ्थ है रेडिकल थॉट, अमूलवादी विचारधारा। तो अमूलवादी विचारधारा या रेडिकल थॉट मार्क्सियन की थ्योरी से प्रभावित थे, मार्क्स के सिद्धांतों से। मार्क्स कौन थे, रसिया के एक समाजवादी थे, ठीक है, समाज सेवक थे, ठीक है। उन्हीं के विचारों से ये रेडिकल विचारधारा निकलती है, जिसमें बताया जाता है, जिसमें चर्चा की गई है कि गरीबी के क्या कारण है, पॉवर्टी क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिप्राइवेशन एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। और इस पर डिस्कशन करके इसे दूर करने का प्रयास किया गया। यही क्या है, हमारा रेडिकल थॉट्स है, ठीक है। इसी को अमूलवादी विचारधारा कहा गया, जिसमें कि हमें क्या गरीबी के कारणों को जानना है और बंधन के कारणों को जानना है और सामाजिक असमानता के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है, ठीक है। फिर अगला है हमारा बिहेवियरल थॉट्स, ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है। तो व्यवहारवादी विचारधारा में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति व्यवहार कैसे करेगा, ये उसके मानवीय जातीयता, एथिनिसिटी और जाति यानी उसकी रेस और उसके रिलीजन यानी धर्म पर निर्भर करता है। क्लियर। तो यह व्यवहारवादी अप्रोच था। अगला है हमारा ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की अवस्थाएं। तो मानव भूगोल कैसे एक के बाद एक आगे बढ़ता गया, इन अवस्थाओं को वर्णित किया गया है। तो मानव भूगोल के विकास की 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है। मानव भूगोल की जो ब्रॉड स्टेजेस हैं वो केवल कितनी है, टोटल 6 है। पहली हमारी अर्ली कॉलोनियल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भूगोलवेत्ताओं ने, जोग्राफर ने क्या नए क्षेत्रों को खोजा, और ठीक है, अर्ली कॉलोनियल स्टेज, ठीक है, इसे हम कहेंगे आरंभिक उपनिवेशवाद का समय, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था है हमारी लेटर कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, उत्तर उपनिवेशवाद का समय। इसमें क्या हुआ कि जब जोग्राफर ने ये खोज लिया नई प्लेसेस को, तो उसके बाद उसको समझने का प्रयास किया कि इसका विस्तार कैसे है, ठीक है, और ऐसे एक कॉन्टिनेंट का मतलब पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा बताया, ठीक है। और थर्ड है हमारा 1930s एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। इसमें क्या किया गया कि क्षेत्र को समझने का प्रयास किया गया कि क्षेत्र किस तरह से बटे, अर्थात खनिज का वितरण किस तरह से हो सकता है, ये समझने का प्रयास किया गया एरियल डिफरेंशिएशन थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज थी हमारी 1950 से 1960 की, जैसे कहते हैं स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर और भौतिक नियम यानी फिजिक्स लॉ, इन सब का इस्तेमाल करके इन्हें समझने का प्रयास किया गया है, ठीक है। जोग्राफरों ने फिजिक्स लॉ, भौतिक नियमों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया, ठीक है। और फिर फिफ्थ था हमारा 1970s स्कूल ऑफ थॉट्स। तो जो हमने ये 3 विचार पढ़े हैं, ये सारे विचार ये 1970s के स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहलाते हैं। कौन कौन सा, रेडिकल एंड आपका था बिहेवियरल एंड फर्स्ट वन इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये तीनों क्या है हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स है। और लास्ट था हमारा विचारधाराओं का उदय 1970s में, ठीक है। और लास्ट है हमारा 1960s पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी, अर्थात फिर ज्योग्राफी में ये देखने लगा कि मानव की जो दशाएं हैं वो किस पर डिपेंड करती है, समझने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की 6 अवस्थाएं हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद 9 है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मानव भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। पहला है हमारा सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक क्षेत्र, जिसमें समाज का वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारा अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरीय भूगोल, जिसमें नगरों का वर्णन किया गया है कि नगर किस तरह से विकसित हुए। और थर्ड है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, जिसमें राजनीति को समझाने का प्रयास किया गया।
फोर्थ है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनसंख्या के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है। पांचवा है हमारा सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि मानव बसाव, बस्ती, ठीक है, तो बस्ती या आवास, आवास का वितरण कैसा है भूगोल में, ये समझाने का प्रयास किया गया। और छठा है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इसमें लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस स्थिति में यापन कर रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर का जो पॉइंट है वो है हमारा सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के वैसे बहुत सारे उप क्षेत्र हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल कुछ 8 उप क्षेत्रों का ही लिखा है। तो पहला है हमारा व्यवहारवादी, तो बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल, जिसमें हमें क्या व्यवहार का अध्ययन करना है मानव के, ठीक है। दूसरा है चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी, इसमें क्या है हमें मेडिकल फील्ड को ज्योग्राफी से इंटरलिंक कर कर देखना है, क्लियर, मतलब चिकित्सा का भूगोल पर क्या प्रभाव है, ठीक है। और उस तीसरा है निर्वाचन भूगोल, ठीक है, निर्वाचन भूगोल मतलब कि हमारा हो गया इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, ठीक है, क्षेत्र कैसे बटे इस बारे को समझना है। और चौथा है हमारा सैन्य भूगोल यानी कि मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री किस प्रकार से व्यवस्थित है, यहाँ पर किस तरह से फैली हुई है, ये भी समझने का प्रयास करना है। पांचवा है हमारा संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, कि हमारे देश में किस तरह की रिसोर्स पाए जाते हैं, ज्योग्राफी में किस तरह के रिसोर्सेस पाए जाते हैं, जैसे कि रिसोर्सेस बहुत टाइप के, वाटर, जल, वायु, ये सारे रिसोर्सेज हैं, खनिज मतलब मिनरल्स, ठीक है। और छठा है हमारा कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर रिसोर्स, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर को समझने के लिए, कृषि को समझने के लिए, कृषि के उत्पादन को समझने के लिए एग्रीकल्चर रिसोर्स। और सातवां है हमारा उद्योग भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जिसमें इंडस्ट्री के बारे में हमको जानना है। और एक और हमने लिया है पर्यटन भूगोल, अर्थात टूरिज्म ज्योग्राफी के, मतलब टूरिज्म किस तरह से विकसित होगा, टूरिज्म के क्या फायदे होंगे, इस तरह के तमाम जवाबों को इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लास 12th ज्योग्राफी 1 ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होता है। और आई थिंक मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।